प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, भारतीय कला की इस ई व्याख्यान श्रृंखला में आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए मैं प्रत्येक ई व्याख्यान में नया ई लेक्चर को आपके साथ में विवेचन करता हूँ और आप कुछ जो ई लेक्चर हैं उनके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट की जिज्ञासाएं आती है, कुछ क्वेरीज आती है, तो उसको भी मैं उनकी शंकाओं को, उनके समस्याओं को समझाने का, सुधारने का, समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे आज के ई व्याख्यान का टॉपिक है आधुनिक भारतीय कलाकार के अंतर्गत जो ई व्याख्यान सीरीज चल रही है, ई लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें आधुनिक भारतीय कलाकार में हम मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन आर्ट जो सीरीज है उसमें आज हम असित कुमार हलदार के बारे में बात करेंगे। असित कुमार हलदार प्रिय विद्यार्थियों एक कल्पनाशील और भावप्रवण आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, चिंतक, कवि, विचारक आदि गुणों वाले थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 कोलकाता के जोरासांको में हुआ था और 15 वर्ष की आयु में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया कलकत्ता के, जहां उन्हें कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभाशाली क्लासमेट्स मिले और जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही कला बना लिया था। उसी समय E.V. हेवेल जैसे और आनंद कुमार स्वामी जैसे कला विद्वानों के सानिध्य में रहकर कला के पुनरुत्थान गतिविधियों पर इन्होंने दृष्टिपात किया और अपनी कला के माध्यम से उनको साकार रूप प्रदान किया। सन 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई, जिसमें साथ में इनके नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार भी थे। इसके पश्चात इन्होंने 1914 में जोगीमारा गुफा की चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई और 1921 में बाघ गुफाओं का निरीक्षण कर उनकी चित्रकृतियां भी बनाई। उनकी प्रारंभिक चित्र रचनाओं में भित्ति चित्रों की शैली देखने को मिलती है। उन्होंने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों से अनेकों माध्यमों का प्रयोग किया। सभी माध्यमों में कार्य करने के साथ ही उन्होंने तकनीकी सरलता का विशेष ध्यान रखा। सुकुमारता, कोमलता उनकी कला के विशेष गुण रहे। उनकी रेखाओं में स्पष्टता तथा कोमलता युक्त सौंदर्य है। संगीतात्मकता तथा रोमानी सुकुमारता और आध्यात्मिक प्रवाह है। इन सभी के साथ साथ उनके चित्रों में अजंता की गतिपूर्ण लयात्मकता भी है। भावपूर्ण कल्पना, रंग संगति, लय, कोमल रेखांकन और रंग योजना इनके चित्रों के प्रमुख विशेषताएं रही है और विविध विषयों में अनेक चित्र ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मेघदूत, ऋतुसंहार, उमर खयाम, इंडियन स्कल्पचर एट ए ग्लांस आदि प्रमुख है, जिनमें पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्र बनाए। इनकी एक कृति चौराहे पर में रोमानी इच्छा एवं रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति का सामंजस्य है, जिसमें माया लोक की सृष्टि की गई है,
जिसमें हम मायावी आकृतियों के समान प्रकट व अंतर्द्वंद होते हैं। इसके अतिरिक्त अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में हमें कल्पनात्मकता देखने को मिलती है। उन्होंने विषयों की तन्मयता, एकाग्रता एवं गांधीर्य में अजंता, बाघ आदि गुफाओं के चित्रों का पुट देखने को मिलता है। चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत, संथालों और उनके लोक नृत्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। असित कुमार ने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला में भी अपनी सृजनात्मकता का परिचय दिया है, जिसमें पत्थर, कांसे, लकड़ी आदि माध्यम रहे हैं। असित कुमार हलदार की कई कृतियां आज भी देश विदेश के कई व्यक्तिगत और सार्वजनिक संग्रहालयों में संरक्षित है। 13 फरवरी सन 1964 में इस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार का निधन लखनऊ में हुआ, जो भारतीय कला में एक अपूरणीय क्षति के हुई है। यह हमारा असित कुमार हलदार के बारे में हमने अध्ययन किया कि असित कुमार हलदार जो थे वह अजंता, बाघ की गुफाओं के इन्होंने चित्रकृतियाँ बनाई, अनुकृतियाँ बनाई और उमर खयाम जैसी चित्र श्रृंखलाओं की रचना की। और इनके पूरे जीवन में बनाए गए चित्रों में हमें इन्हीं अजंता और बाघ, जो हमारी पारंपरिक चित्र को अभिव्यक्ति रही है, चित्रों की रही है, उन सभी का हमें समावेश इन असित कुमार हलदार के चित्रों में देखने को मिलता है। और ये खासे इन अजंता और बाघ की गुफाओं से खासे प्रभावित रहे। प्रिय विद्यार्थियों, असित कुमार हलदार के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में हमारे सामने हैं। और आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में सामने है से मतलब हुआ मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है वो कलकत्ता जोरासांको में ही हुआ। 7 मई 1861 इनका जन्म हुआ। इन्होंने किसी भी कला में किसी भी तकनीक, चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे तो अपनी अनुभूतियों को रेखाओं में उभार कर मन की भावनाओं को उकेरते थे। इस प्रवृत्ति का आरंभ स्वरचित कविताओं को काट छाट करने से उत्पन्न आकृतियों से हुआ। जिस प्रकार एक शिशु, एक बच्चा खिलौने के लिए लालायित रहता है, ठीक उसी प्रकार रविन्द्रनाथ का चित्रांकन करने में मन रम गया। इनके चित्रण करने के माध्यम बहुत अलग ही थे, जिसमें कागज पे फूल घिसकर उसका रंग आकृतियों में भरते, हल्दी से सोने की आभा दिखाने का प्रयास करते और प्रखर सूर्य की किरणें दिखाने के अभिप्राय से वह कागज का स्थान खाली छोड़ देते थे। उनके लिए कलाकृति निर्माण के लिए सभी नियम गौण थे और उनकी चित्रांकन शैली जो थी वो व्यक्तिगत थी। लय की अनुभूति को ही वो चित्रांकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में साहित्यकार होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में लगभग 2000 चित्रों का निर्माण किया और इन चित्रों का ना कोई रूप, ना कोई विधान, ना कोई लाक्षणिक आधार। और प्रारंभ में इन्होंने केवल स्याही से पेन से रेखांकन करते थे, स्याही के पेन से रेखांकन करते थे, जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर प्रचुर मात्रा में बनाए। सन 1926 के आसपास रविंद्रनाथ ने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रण का अनुसरण नहीं कर कला की आधुनिक शैली को आत्मसात किया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। आनंद कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ चित्रों को देखकर कहा, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक,
बच्चे जैसा नहीं लेकिन बच्चे जैसा, बच्चा नहीं बच्चे जैसा कहा। उनके चित्रों में मनुष्य और प्रकृति का स्पष्ट संबंध परिलक्षित होता है। उनके व्यंजना प्रधान चित्रों का अपना अलग महत्व है। उनके चित्रों की आकृतियां, भाव भंगिमा, रूप रेखा निराली है। रविंद्रनाथ सौंदर्य उपासक व श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों के प्रमुख विषय नारी था। उनके चित्रों में नारियों के सहज, सरल व भावपूर्ण चेहरे दिखते थे। चित्रों में विचित्र जीव जंतु, कूदते हिरण, दृश्य चित्र, विचित्र पक्षी, थके हुए यात्री, माँ और बच्चा आदि प्रमुख थे। कला संबंधी उनके विचार जो थे वो पाश्चात्य चित्रकार पॉल क्ले से मिलते जुलते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार व कुशल चित्रकार थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्र प्राप्त किया। उनके नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक कृति गीतांजलि न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी अनुगुंज को बिखेर रही है। रविंद्रनाथ ठाकुर का देवलोक गमन दिनांक 7 अगस्त 1941 को हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर के सृजन, साहित्य व कला हमारे विश्व समुदाय के लिए अमूल्य धरोहर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा और मेरा ये पूरा प्रयास रहा कि आपको इन मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन आर्ट, मॉडर्न आर्ट के कलाकारों को मैं चित्रों के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूं और मैं काफ़ी हद तक प्रयास करता हूं। बिल्कुल लगन के साथ में आपके इन ई लेक्चर्स को बनाने का प्रयास करता हूं। तो इन चित्रों को देखें, इनकी जीवनी को समझें कि इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, इन्होंने अपनी चित्रकला शैली को कैसे रखा है, अपने व्यक्तित्व कृतित्व में क्या समानताएं रही है, इनके क्या विशेष गुण थे और ये किन किन चीज़ों से प्रभावित रहे जिनका प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। तो इन कलाकारों की श्रृंखला को आप निरंतर देखते रहें। इन चित्रों को आप जो मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ, संकलित करता हूँ विभिन्न माध्यमों से, तो उनको आप अधिक से अधिक देखें, समझें। और जैसा कि मैं कई लेक्चर्स में आपको कहता हूँ कि आपकी स्केचिंग की फाइल जो आपको 100-150 स्केचेस बनाने हैं आपके आसपास के वातावरण के, वो आप निरंतर बनाते रहें, क्योंकि जनवरी में आपको फाइल जमा करानी होगी, स्केचिंग फाइल, और जो लाइव स्टडी जो आप बना रहे हैं उसको जमा कराना होगा। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहें तो ही आप वो फाइल को कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा आप उस फाइल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और मेरे द्वारा जो ये अभी तक जो ई लेक्चर जितने भी बने हैं, अगर आपको किसी ई लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप निश्चित रूप से मेरे से संपर्क करें। तो मैं निसंदेह आपकी ई लेक्चर्स के इसको मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, निस्संदेह समाधान करूंगा। और आप निरंतर इन व्याख्यानों से जुड़े रहें और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बात करें। और आपको कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको ई लेक्चर्स को वापस को देखें और मेरे जो PDF नोट है या तो उसको प्रिंट ले लें किसी कंप्यूटर शॉप पे या फोटोकॉपी करा लें एक जना और उसको बाद में डिलीवर कर दें, या आप इनको जो PDF नोट्स में दे रहा हूँ उनको आप लिख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा और मैंने जो आपके लिए मेहनत की है वो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और आप ई लेक्चर के अलावा स्केचिंग से निरंतर जुड़े रहें। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये कोरोना काल में जो ये दिक्कत आ रही है तो मेरे इन ई लेक्चर्स के माध्यम से इस दिक्कत से, इस समस्या से अपन निजात पा सकते हैं। तो आप निरंतर इन ई लेक्चर्स को देखें, समझें, सुने, पढ़ें और नोट्स को या तो प्रिंट ले लें या राइट डाउन करें
और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।